राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को और एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक नगर में एक राजा रहता है। और वो राजा जो है वो एक दिन अपने मंत्री से बोलता है, मंत्री जी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और बहुत दिन से मैं इस प्रश्न को सोच रहा हूँ और मेरे को इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो मंत्री जी बोलते हैं, कैसा प्रश्न महाराज? तो वो बोलते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि मछली पानी में रहती है लेकिन वो पानी पीती कब है? और इस प्रश्न का उत्तर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसका उत्तर चाहता हूँ। तो तुम एक काम करो कि ढिंडोरा पिटवा दो और इस प्रश्न का उत्तर जो देगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा, और अगर जो उत्तर नहीं देगा उसको कारावास में डाल दूंगा। अब ये बात मंत्री जी ढिंडोरा पिटवा देते हैं नगर में। अब नगर के बहुत लोग अब भाई आधा राजपाट का सवाल है तो बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ लगा रहता है नगर में। अब ये बात ऐसा होता जाता है, वो आते जाते हैं लोग और नहीं बता पाते हैं, कारावास में डलते जाते हैं। ये अब कोई नहीं बता पाया तो फिर राजा को बड़ा वो हुआ, बोला कि जब इतने लोग नहीं बता पाए तो अब एक ही आदमी है जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो मंत्री जी बोलते हैं, तो बताइए महाराज, मैं उस आदमी को बुलाता हूँ। वो आदमी कौन है? तो राजा बोलते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो आदमी मेरे सामने में है। तो मंत्री बोलता है, कौन है महाराज? वो कोई और नहीं तुम ही हो, बोल देते हैं राजा साहब। अब मंत्री तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसको तो वो सोचता है ये ऐसा अजीब प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बहुत परेशान हो जाता है। और मंत्री बोलता है कि महाराज मैं इसका उत्तर बोलता है, हाँ अब तुम ही इसका उत्तर बताओगे, और इसका उत्तर नहीं बताओगे तो पता है तुमको कि सजा क्या है। तो और अगर मान लो, और बाकियों का सजा तो कारावास था और तुम्हारा सजा ये रहेगा अगर नहीं बताए तो, कि तुम्हारे पूरे परिवार को कारावास में डाल देंगे हम, तो परिवार सहित कारावास में डल जाओगे। अब मंत्री बहुत चिंतित, मंत्री बोलता है, ठीक है महाराज, मेरे को 1 महीना का टाइम दीजिए, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, मेरे को 1 महीना का टाइम चाहिए। तो राजा बोलता है, ठीक है, तुम 1 महीना का नहीं 2 महीना का भी ले सकते हो। तो बोलता है, नहीं 1 महीना का ही टाइम चाहिए मुझे। अब वो चिंता में पड़ा रहता है और अपने घर में भी वैसे ही चिंता में, भाई ये प्रश्न ही ऐसा है। तो वो चिंतित रहता है, तो उसका बेटा पूछता है, पिताजी आप इतना चिंता में क्या सोच रहे हैं? तो बताता है अपने बेटा को कि बेटा, राजा साहब जो हैं उनके मन में ये प्रश्न आया है कि मछली जल में रहती है लेकिन वो पानी कब पीती है। और इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया, नगर में बहुत लोग आए लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। तो अब वो कहते हैं कि मैं उसका उत्तर दूं। तो अब मेरे पास तो इसका उत्तर नहीं है। तो लड़का भी बोलता है, मंत्री का लड़का कह रही है तो बड़ा अजीब प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? तो मंत्री बोलता है अपने लड़का को, बेटा एक काम करो कि हम सब कारावास में पड़ जाएं, इससे पहले तुम इस नगर को छोड़ के और दूसरे नगर में चले जाओ, और लेकिन तुम जाते समय किसी को मत अपना परिचय बताना। तो लड़का बोलता है, ठीक है पिताजी। अब वो लड़का दूसरे नगर के लिए निकल जाता है। जाते जाते वो घोड़े से जाता रहता है, जाते जाते उसको एक नदी मिलती है। तो अब वो नदी पार करने के लिए उसको बड़ा टेंशन होता है कि अब मैं इस नदी को कैसे पार करूं, मान लो ये गहरा है, कहाँ है, क्या है, कैसा है, उसको समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि अब मैं इसको पार कैसे करूं, मान लो कहीं ज़्यादा गड्ढा होगा तो मैं तो डूब जाऊंगा, और मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ मैं बैठता हूँ और कोई तो आएगा तो उसके पीछे पीछे मैं भी चला जाऊंगा। तो वहाँ वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उतने में एक पंडित जी आते हैं, और पंडित जी को उस दिन बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा मिला रहता है, बहुत खुश रहते हैं। आते हैं, वो पूछते हैं उससे, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो बोलता है कि महाराज ऐसा है, पहले तो प्रणाम करता है, प्रणाम महाराज, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं ना नया हूँ और मेरे को इस नदी का था नहीं मालूम है कि ये कहाँ पर कम गड्ढा है, कहाँ पे ज़्यादा गड्ढा है, और मुझे उस पार जाना है। तो मैंने इसीलिए बैठा हूँ कि कोई अगर जानकार व्यक्ति आएगा तो उसके पीछे पीछे मैं भी चल दूंगा। पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, तो फिर आओ तुम मेरे पीछे मेरे साथ चलो। तो फिर पंडित जी अपना धोती ऊपर टांगते हैं और नदी में घुस जाते हैं। लेकिन वो लड़का जो है ना, मंत्री का लड़का, वो बिना अपना धोती उठाए वैसे ही घुस जाता है। पंडित जी बोलते हैं, धोती क्यों नहीं उठा लिए?
तो बोलता है नहीं नहीं ऐसी ठीक है। अब वो पंडित जी के पीछे पीछे नदी पार हो जाते हैं। नदी पार हो जाते हैं, फिर पंडित जी वो लड़के को अपने घर लेके जाते हैं। अब वो घर लेके जाते हैं, पंडित जी की एक लड़की रहती है। पंडित जी जब घर लेके जाते हैं तो वो लड़का वहाँ बैठता है, फिर पंडित जी की लड़की जो है ना पानी लेके आती है उसको पिलाने के लिए। तो वो लड़का, मंत्री का लड़का, वो पंडित जी की लड़की से बोलता है कि कच्चा घड़ा का पानी है या पके घड़ा का पानी है। तो लड़की बोलती कच्चे घड़ा का पानी है। तो बोलता है तब तो मैं नहीं पी सकता, नहीं पीऊँगा मैं पानी करके। और उतने में वो पंडित सुन लेता है। अब सुन लेता है तो भाई वो तो बहुत खिसिया जाता है कि ये मेरी लड़की से क्या क्या प्रश्न कर रहा है, कैसे बोल रहा है करके। तो उसको तुरंत घर से निकाल देता है, तुम मेरी लड़की से कैसे बात कर रहे हो करके। वो बेचारा निकल जाता है अब घर से। अब वो मंत्री का लड़का घर से निकलने के बाद जाता है, अब कहीं भी ऐसी पड़ा रहता है, घूमते फिरते रहता है। अब वो लड़की जो है ना वो बहुत वो होती है कि वो, क्योंकि वो लड़की को वो लड़का बहुत पसंद आ जाता है। अब वो लड़की सोचती है कि काश मेरा इसके साथ विवाह हो जाता। और क्योंकि उसकी वो जब जो प्रश्न करता है ना उससे वो लड़की समझ जाती है कि ये बहुत बुद्धिमान है। तो वो उस लड़की को लगता है कि इससे मेरा शादी हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अब पंडित जी को बोलती है पिताजी आप मेरे लिए 4 सामान ला दीजिए। 4 रुपये देती है और बोलती है मेरे लिए 4 सामान ला दीजिए। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ बेटा सामान का नाम बताओ। तो वो बोलती है कि एक प्यारा, 1 रुपया का प्यारा, 1 रुपया की प्यारी, और 1 रुपया का ऐसा चीज़ जो ऊपर से कठोर रहे और अंदर से नरम रहे, और 1 रुपया का ऐसा सामान जो अंदर से कठोर रहे ऊपर से नरम रहे। अब पंडित जी पैसा लेते हैं और बाज़ार चले जाते हैं। अब बाज़ार में वो कई दुकान में ऐसे ही बोलते हैं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए 4 रुपये का। सब दुकान वाले उनको भगा देते हैं, बोलते हैं ये क्या सब फालतू बात करता है, ये पंडित पागल हो गया है, ये ऐसा कोई सामान नहीं आता है, क्या है ये प्यारा प्यारू कठोर और नरम और ये सब नहीं है। धुतकारने लगते हैं वो पंडित जी के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं दुकान वाले। उतने में ये जो मंत्री का लड़का है ना वो कोई दुकान वाले वो पंडित जी को मारने के लिए उठ जाते हैं कि कैसे अनाप शनाप बात कर रहे हैं करके। तो वो मंत्री का लड़का जाता है और बीच में खड़ा हो जाता है, बोलता है आप लोग इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो उन लोग बताते हैं कि ये ऐसा गलत गलत बात बोल रहे हैं, इसलिए इनका बात तो सुनो पहले। तो बोलते हैं क्या क्या ऐसा। तो फिर बताते हैं वो दुकान वाले कि ये मांग रहे हैं 1 रुपया का प्यारा, 1 रुपया की प्यारी, और 1 रुपये का ऊपर से कठोर और अंदर से नरम, और 1 रुपया का अंदर से कठोर और ऊपर से नरम, बताओ इसका क्या मतलब है। तो फिर वो लड़का जो है ना वो दुकानदार को बोलता है कि देखिए प्यारा का मतलब होता है नाखून पालिश दे दो इनको, लड़कियों को नाखून पालिश बहुत प्यार मतलब नहीं प्यारी नाखून पालिश दे दो, नाखून पालिश जो है ना वो लड़कियों को बहुत प्यारी लगती है। और प्यारा दे दो सिंदूर, सिंदूर महिलाओं के लिए बहुत प्यारा होता है। और कठोर में ऊपर से कठोर अंदर से नरम में नारियल, और ऊपर से नरम और अंदर से कठोर में छुहारा दे दो। अब वो चारों चीज़ दुकान वाला, अरे अब ऐसा बताओ ना, तो ऐसा बोलना चाहिए ना इनको। तो फिर वो चारों चीज़ महाराज को मिल जाता है। महाराज वो चारों चीज़ को लेके और चले जाते हैं घर। अब घर जाते हैं और अपनी लड़की से बताते हैं अरे बेटा आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ, मेरे को तो वो दुकान वाले मार ही देते तुम्हारे सामान के चक्कर में, मेरे को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था और दुकान वाले लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन लोग तो मेरे ऊपर बहुत हावी हो गए थे मारपीट करने के लिए, लेकिन भला हो उस लड़के का, तो वो आया और बताया और फिर मेरा जान बचा और मैं सामान लेके आया। तो बोलती है कि वो कौन है। तो वही लड़का जो आया था यहाँ। तो फिर वो लड़की बोलती है हाँ पिताजी वो तो बहुत दिमागदार है, आपने ही उसको भगा दिया है। और पिताजी वो मैं तो उसके साथ मतलब मैं चाह रही थी कि उसके साथ विवाह हो जाता मेरा। पंडित जी बोलते हैं अरे बेटी ऐसी बात है तो पंडित जी बोलते हैं बेटी तुम भी कम दिमाग वाली नहीं हो, देखो इस सामान को मंगाने मतलब तुम्हारे पास भी दिमाग है। तो वो बोलती हाँ पिताजी इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि वो भी दिमाग वाला मैं भी दिमाग वाली, तो हम दोनों का शादी हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो पंडित जी बोलते हैं रुको बेटी मैं उसको बुला के लाता हूँ। तो अब पंडित जी उसको ढूंढने निकलते हैं। अब ढूंढने निकलते हैं तो कहाँ मार्केट में खड़ा थोड़ी रहता, तो वो ना एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तो ढूंढते ढूंढते पंडित जी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो
पूछते हैं तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो बोलता है कि आपने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ, तो चलो मेरे घर। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं मैं आपके घर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, एक बार गया, आप तुम मेरे को धुतकार के और भगा दिए, अब मैं नहीं जाऊँगा तुम आपके घर ऐसे करके। तो पंडित जी बोलते नहीं नहीं तुम चलो, मेरी लड़की जो है ना वो तुमको बुला रही है। तो वो बोलता है अच्छा आपकी लड़की बुला रही है तो फिर चलता हूँ, तो चला जाता है, साथ में जाता है। तो फिर वो लड़की उससे बोलती है कि मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ। तो बोलता करिए। बोलती है कि क्या आप मेरे से विवाह करना पसंद करेंगे, मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ। तो लड़का बोलता है ठीक है, लेकिन मैं विवाह करने में असमर्थ इसलिए हूँ कि मेरे पास रहने का जगह नहीं, मैं तुमसे विवाह कर लूँगा तो तुमको लेके कहाँ जाऊँगा, मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है। तो बोलती है कि रहने का ठिकाना नहीं, इससे पहले आप कहाँ रहते थे। तो फिर वो अपनी पूरी कहानी बता देता है कि मैं मंत्री का लड़का हूँ, राजा साहब ने ऐसा ऐसा प्रश्न किया, उसके कारण मेरे पिताजी को ऐसा ऐसा सज़ा सुनाया, तो इसलिए मेरे पिताजी मुझे नगर से बाहर जाने के लिए बोल दिए। अब ये सब सुनने के बाद वो लड़की बोलती है इसका उत्तर तो बहुत आसान है। वो मन में समझ जाती है कि अरे ये राजा बेवकूफ़ है, ये कोई प्रश्न है। मतलब वो लड़की के दिमाग में आता है कि ये राजा बुद्धिमान तो है नहीं, बेवकूफ़ राजा है, इसको किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो वो अपने मन में सोच के और बोलती है इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूँगी। तो लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इन लोगों का शादी हो जाता है, धूमधाम से शादी होता है, शादी हो जाता है। उसके बाद वो लड़का जो है वो पंडित जी से बोलता है कि मैं अब अपने घर जाऊँगा। अब दोनों चले जाते हैं अपने नगर, मंत्री का लड़का और बहू मंत्री के पास। अब मंत्री के पास जाने के बाद वो जो मंत्री की बहू रहती है वो बोलती है पिताजी इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी राजा को, लेकिन राजा से कहिए कि मैं इस प्रश्न का उत्तर तब दूंगी जब वो एक दिन मेरे को अपने राजमहल में पूरा घूमने देंगे। तो मंत्री जाके और राजा से बोलता है राजा साहब आपके प्रश्न का उत्तर मेरी बहू देगी, लेकिन उसका एक शर्त है। तो राजा बोलता क्या शर्त है। तो बोला कि मेरी बहू का शर्त ये है कि वो एक दिन आपके पूरे राजमहल में घूमना चाहती है। तो राजा बोलता कोई बात नहीं, घूम सकती है। तो वो अब आती है और राजमहल आती है घूमने के लिए। तो वहाँ वो मतलब अब एक इंसान को लगा देते हैं कि इनको घुमा दो। अब वो घूमती है पूरा राज भवन घूम के और देखती है, और उसके बाद वो घूमते घूमते घुड़साल के पास जाती है जहाँ घोड़े बंधे रहते हैं। तो वो अस्तबल के पास जाती है। तो वहाँ उसको एक कान का बाली दिख जाता है। अब वो बाली को धीरे से उठा लेती है और अपने ससुर से पूछती है पिताजी क्या राजा साहब की एक कन्या भी है। तो राजा साहब वो मंत्री बोलता है कि नहीं बेटा, इनके तो ना कन्या है और ना बालिका ना बालक, मतलब इनके बच्चे ही नहीं हैं। तो वो बोलती है अच्छा। तो मंत्री बोलता है तुम क्यों पूछ रही हो ये बात। नहीं पिताजी ऐसा ही पूछ रही थी। अब उसके बाद वो वहाँ से अब घूम घाम के चली जाती है। अब दूसरे दिन वो राजा के पास जाती है। राजा पूछता है तुमने घूम लिया राजभवन। तो बोलती है हाँ मैं घूम ली। अब तो फिर वो बोलता है अब मेरे प्रश्न का उत्तर कब दोगी। तो बोलती है कि कल कल दूंगी आपके प्रश्न का उत्तर। अब होता है रात, अब रात होता है। तो अब वहाँ तो अब वो उसको तो प्रश्न का उत्तर मिल गया होता है, लेकिन अब रात का बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। रात होता है तो जो रानी रहती है ना, वो अस्तबल रहता है ना, वहाँ जो घोड़े को का मतलब वो रहता है, घोड़े का देख रेख करने के लिए जिसको रखे रहते हैं, वो वहाँ हमेशा रहता है। अब वहीं आके रानी का उसके साथ प्रेम चलते रहता है, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो रानी वहाँ आ जाती है। अब रानी वहाँ आती है और उस तो वो जो घोड़े का वो जो देख रेख करने वाला है ना, वो उसको रानी को बताता है कि महारानी आपको पता है महाराज के जो प्रश्न है उसका उत्तर कल वो मंत्री की बहू देने वाली है। तो वो रानी बोलती है अरे उस पागल राजा के पागल जैसा सवाल का क्या तुम बोल के मूड खराब कर दिए, ऐसा बोलती है। और ऐसा अब उनके बीच अब जो भी होता है उसके बाद दूसरा दिन होता है। तो दूसरे दिन वो क्या होता है कि आती है वो
आती है और बोलती है मैं आपका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, आप जिसको भी बुलाना चाहते हैं इस उत्तर को सुनने के लिए तो वो उसको आप बुला लीजिए। अब राजा बोलता है ठीक है, सबको बुला लेता है। वो बोलती है कि सब आ गए महाराज? तो बोलता है कि हाँ सब आ गए। तो बोलती है कि राजा साहब सब आ गए लेकिन रानी जी नहीं दिख रही हैं, तो रानी जी को भी बुला लीजिए। तो अब वो रानी को बुलाने के लिए भेजता है। रानी जो है ना वो रात भर तो जगी रहती है, तो उसको नींद आते रहता है, तो वो ना उसी घोड़े के रखवाल को बुलाती है अपनी दासी को भेज के और बोलती है कि तुम मेरी जगह मेरा कपड़ा मेरा जेवर पहन के और चले जाओ राजा के पास और इस प्रश्न का उत्तर सुन के बस आना है। तो तुम चले जाओ और मैं सोऊंगी, मेरे को नींद आ रहा है। अब वो मानता नहीं है लेकिन उसको बहुत ज़बरदस्ती करती है तो उसको मजबूरन जाना पड़ता है। अब वो जाता है सब पहन ओढ़ के और घूंघट काढ़ के और वहाँ बैठ जाता है राजा के बाजू में। अब ये जो मंत्री की बहू रहती है वो राजा साहब से बोलती है कि राजा साहब सब आ गए? तो हाँ बोले। अब उसके बाद बोलती है कि राजा साहब आप राजा हैं और हम प्रजा हैं, तो राजा के लिए प्रजा जो है ना वो उनके बच्चों के जैसा होता है। तो राजा बोलता है हाँ आप सब हमारे लिए बच्चे जैसे हैं। तो बोलती है कि तो फिर जब हम सब बच्चे हैं और आप हमारे पिता की तुल्य हैं और आप हम सब में बड़े हैं, तो फिर रानी जी घूंघट क्यों काढ़ी है? रानी जी को कहिए कि घूंघट उठाए। और एक आदमी और नहीं आया है, वो जो घोड़े का देख रेख करता है वो नहीं दिख रहा है, उसका नाम रहता है रामलाल। तो रामलाल नहीं दिख रहा है। तो राजा बोलता है अरे हाँ रामलाल भी नहीं दिख रहा है, रामलाल को भी बुलाया जाए। तो रामलाल को बुलाने जाते हैं तो वहाँ तो वो रहता नहीं, क्योंकि रामलाल तो उनके बाजू में बैठा रहता है। तो आके और दरबान जो है वो बोलता है कि रामलाल शायद घास वास लेने गया है घोड़े के लिए, तो वहाँ तो नहीं है रामलाल। तो राजा बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपने प्रश्न का उत्तर दो और रामलाल को पता चल जाएगा। तो वो मंत्री की बहू जो है ना वो बोलती है कि जब ये बोलती है कि रानी घूंघट क्यों कड़ी है, रानी का घूंघट उठाइए राजा साहब। तो राजा बहुत बार बोलता है उसको कि रानी जी आप घूंघट उठा लीजिए, रानी जी आप घूंघट उठा लीजिए, लेकिन वो रानी रहे तो घूंघट उठाए ना, वो तो वही रामलाल था। तो नहीं उठाती है रानी। तो राजा साहब बोलते हैं कि आप नहीं उठाएंगी तो मुझे उठाना पड़ेगा। तो वो नहीं है उठाती है, तो फिर राजा उठ के और उसके घूंघट को हटाता है तो वो रामलाल बैठा रहता है। तब फिर वो मंत्री की बहू बोलती है राजा साहब ये राजभवन में रह के आप अपनी रानी का वो नहीं जान पाए कि आपकी रानी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है और कब वो क्या कर रही है। तो आप वो मछली का जल में रह रही है उसका पूछना चाह रहे हैं उस कि वो पानी कब पीती है। आपको जब अपनी ही रानी का पता नहीं है कि आपकी रानी कब क्या करती है, तो मछली का कैसे कोई बता पाएगा। अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला। तो राजा एकदम स्तब्ध रह जाता है और बोलता है कि हाँ मैं मतलब समझ गया मैं अपने प्रश्न का उत्तर, और बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे बेतुका प्रश्न किया हूँ उसके लिए। और फिर वो आदेश देता है कि वो जितने लोगों को कारागार में डाला गया है सबको निकाल दो और इस रामलाल को और रानी को कारागार में नहीं फांसी में चढ़ा दो, ऐसा करके आदेश देता है। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राम राम दोस्तों।